मैम सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। एंड अगर मैं बात करूँ कि तीसरी या चौथी सक्सेस के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि इसमें मैं मानता हूँ कि लक का सबसे बड़ा योगदान रहा। अगर बात करूँ तो जेएमआई के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल मेरे को रहा सोशल साइंस में, जो मैंने ड्यू के टाइम पर क्लासेस में प्रिपेयर किया था। डायरेक्ट टू ओके, डायरेक्ट डिलीवर क्वेश्चंस किया आते था। हैं वहाँ पर, बहुत ही क्लियर कट क्वेश्चंस। बट क्या हुआ कि जो मॉक टेस्ट करे थे ना, उन मॉक टेस्ट में और पीवाईक्यू में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे जो एज़ इट इज़ फँस रहे थे वहाँ पर। तो साइंस भी इस वज़ह से वहाँ ईज़िली कवर हो गया, वरना So first of all, many congratulations, Samir, again for the selection in Jamia Millia University for the general B.Ed. और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि आपकी ये एक तीसरी या चौथी उपलब्धियों में से एक है। इससे पहले आपका डीयू में भी फर्स्ट कट ऑफ में ही सिलेक्शन हो गया था, पीएचयू में भी फर्स्ट कट ऑफ में ही सिलेक्शन हो गया था और जामिया के बीएड स्पेशल एजुकेशन में भी आपका फर्स्ट कट ऑफ में ही सिलेक्शन हो गया था। तो बेसिकली हम इस बात पे ज़रूर चर्चा करेंगे कि आपने किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, किस तरीके से आपने खुद को मोटिवेट रखा कि कंसिस्टेंटली आपको हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव ही मिले। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी थी क्या? मतलब किस तरीके से आपने शुरुआत करी? समीर। मैम सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। एंड अगर मैं बात करूँ कि तीसरी या चौथी सक्सेस के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि इसमें मैं मानता हूँ कि लक का सबसे बड़ा योगदान रहा है। ये कहना कि ये सारी मेरी तैयारी थी, नहीं, ये इस तरह से काम नहीं करता है। प्रिपरेशन शुरू करने से पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैंने 6 टारगेट रखे थे अपने, कि ये 6 टारगेट है पूरे, और मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा भी हो सकता है मैं सभी 6 में हो जाऊँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है 1 में भी ना हो। वो फ़ियर मतलब स्टार्टिंग से था। तो इसीलिए फिर मैंने कि उसी के हिसाब से कहीं पे क्लासेस लेनी है, कहीं पे सिर्फ़ मॉक टेस्ट लेना है, कहीं पे कुछ नहीं लेना, उस हिसाब से चलना शुरू किया। तो सबसे पहले अगर हम बीएचयू और ड्यू की बात करें, वहाँ पर ऐसा हुआ था कि मुझे पता था मैं काफ़ी लैग कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मैंने क्लासेस और वहाँ पर मैंने क्लासेस भी ली और मॉक टेस्ट भी लिया। लेकिन जामिया की बात करें तो जामिया के टाइम पर मुझे पता था कि मैंने क्लासेस तो ले ली हैं यहाँ पर ड्यू की, और उससे सोशल साइंस का काफ़ी कवर अप हो गया था। लेकिन वहाँ का मॉक वगैरह मैंने अटेंड किया और उससे काफ़ी हेल्प हुई। इसी तरह से आरआई का भी रिज़ल्ट नहीं आया, लेकिन वहाँ पर भी स्ट्रैटेजी मतलब मैम ये होनी चाहिए कि कहाँ पर मुझे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, और यही सबसे बड़ा मेरा एक प्लस पॉइंट रहा इसमें। ठीक है। तो समीर बेसिकली ना आप अपने क्लासेस, मॉक टेस्ट इन सारी चीज़ों का ना आप ज़रा एक्सपीरियंस हमारे स्टूडेंट से शेयर करो क्योंकि अक्सर अभिलाष सर कहते हैं कि आपको क्लासेस वगैरह की या मॉक टेस्ट की जो बेसिकली रिक्वायरमेंट है वो आपको जहाँ भी आपको एक्सेस मिलेगी वो आपको आई गेस मतलब तुरंत मिल जाती है। तो इन सारी चीज़ों का मॉक टेस्ट में क्वेश्चन किस तरीके से रह रहे थे? आपने कैसे उसको अटेम्प्ट करा? इन सारी चीज़ों पे ज़रा आप चर्चा करो समीर। यस मैम। मैम फिलहाल मैं जेएमआई को ही सेंटर में रखकर अगर बात करूँ तो जेएमआई के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल मेरे को रहा सोशल साइंस में, जो मैंने ड्यू के टाइम पर क्लासेस में प्रिपेयर किया था। डायरेक्ट टू ओके, डायरेक्ट डिलीवर क्वेश्चन्स किया था। आते हैं वहाँ पर, बहुत ही क्लियर कट क्वेश्चन्स। उसके अलावा मैम जो डेली बाइट्स की टीचिंग एप्टीट्यूड्स की प्लेलिस्ट वगैरह है, वहाँ से टीचिंग एप्टीट्यूड एकदम कवर हो जाता है। और अगर साइंस की बात करें तो मैं मुझे लगता था कि साइंस में थोड़ा लैग करेगा क्योंकि प्रिपरेशन भी नहीं थी। बट क्या हुआ कि जो मॉक टेस्ट करे थे ना, उन मॉक टेस्ट में और पीवाईक्यू में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे जो एज़ इट इज़ फँस रहे थे वहाँ पर। तो साइंस भी इस वज़ह से वहाँ ईज़िली कवर हो गया, वरना शायद थोड़ा-सा लो जाता स्कोर। लेकिन इसीलिए मैंने सबसे पहले शुरू किया था कि कहाँ पर मैं ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ। अब जैसे मैथ और रीज़निंग के लिए, वैसे तो जेएमआई का कोई मैथ और रीज़निंग का लेवल होता नहीं है, मेरे हिसाब से बहुत लो है, अगर कोई उसे नहीं कर पा रहा है तो बहुत दिक्कत है। लेकिन मुझे फिर भी पता था कि अगर मैं इसमें और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ तो मेरा टाइम ज़्यादा जाएगा, और मैं कोशिश ये करूँ कि जहाँ पर मैं कर सकता हूँ और बेहतर, वहाँ पर मैं उस चीज़ को करूँ, तो मैंने साइंस पर थोड़ा-सा फ़ोकस करना शुरू करा था। और ऐसे ही अगर मैं बात करूँ कि किस तरह से मैनेज करना चाहिए, तो मैम इसका एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है कि आईपी यूनिवर्सिटी का मैंने प्रिपेयर करने का सोचा था, लेकिन हुआ ये कि जब मैंने सीयूईटी दे दिया और सीयूईटी के बाद जामिया की डेट करीब आने लगी, लेकिन उससे पहले आईपी का जो है उन्होंने डेट्स बता दी थी। तो मुझे लगा अगर मैं आईपी की तरफ जाता हूँ तो मैं ना जेएमआई की बेहतर तैयारी कर पाऊँगा,
ना आईपी की, और आईपी मेरा इतना टारगेट पर भी नहीं था। तो मैम ये चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपना टाइम कहाँ पर लगा रहे हो, क्योंकि मुझे ये भी पता था कि सेमेस्टर एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, फाइनल ईयर है और वो भी दिक्कत कर सकता है। तो ये भी ऐसा ना हो किसी कैंडिडेट के साथ कि अपीयरिंग में है और इस चक्कर में वो सेमेस्टर एग्ज़ाम में बहुत खराब कर दें, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन चीज़ों को साथ-साथ और टाइम को मैनेज करना थोड़ा-सा बहुत ज़रूरी है। ओके, आपने यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की चर्चा करी समीर। तो मैं जानना चाहती हूँ ना कि कई बारी क्या होता है ना कि हमारे आस-पास का जो सिचुएशन रहता है ना, वही हमें अलाउ नहीं करता है टाइम मैनेज करने में। कभी कुछ फैमिली फंक्शन हो गया, कभी हमारी खुद की तबीयत खराब हो गई, कभी हमारे कॉलेज में कुछ ऐसा वाक़या हो गया कि हम खुद ही हमें अच्छा ही नहीं लग रहा है, हमें पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा। तो जो कहीं न कहीं कंसिस्टेंसी होती है ना वो प्रिपरेशन की, वो कहीं न कहीं ब्रेक हो जाती है। अगर हम मॉक टेस्ट भी रेगुलर लगा रहे हैं, एग्ज़ाम नज़दीक है, तो उसमें भी मार्क्स कम आ गए, उस वजह से भी हमारा दिमाग थोड़ा-सा मिसप्लेस हो जाता है कि यार कैसे हो गया, है ना? तो ये जो कंसिस्टेंसी है और इसके साथ जो टाइम मैनेजमेंट है समीर, ये आपने ओवरऑल कैसे प्रिपेयर करा? समीर। मैम जैसे आपने बताया कि कई बार हमारा बिल्कुल मन नहीं करता, और ये चीज़ मैं एकदम रिलेट कर पा रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी एंट्रेंस हो या कोई भी अलग इस तरह का एग्ज़ाम हो, तो हमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ऐसी चीज़ मेरे साथ हुई, तो इस पर मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि आप किसी न किसी फ्रेंड को ज़रूर रखें। एक ओके। ऐसा फ्रेंड या ऐसी फ्रेंड हो सकती है, जिसे आप एकदम से कि यार मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है और ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो जिस तरह से मोटिवेट करते हैं ना, अगर कोई सच में तुम्हारे क्लोज़ है, तो वो तुम्हें मोटिवेट करेगा और इस तरह मोटिवेट करेगा कि हमेशा इंटरनल मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। मैं भी मानता हूँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंटरनल है, लेकिन एक्सटर्नल की भी ज़रूरत पड़ती है। इंटरनल कभी-कभी नहीं काम करता। तो वहाँ से जो है मुझे लगता है कि, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ, तो मैंने जैसे शेयर किया, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि ये डिमोटिवेशन इतना ज़्यादा होता है कि हम हफ्तों तक कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वहीं पर अगर करेक्ट। कोई एक ऐसा हमारे इंसान है, जो हमें आधा घंटा, 1 घंटा, और कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि डेढ़ घंटे वो हमसे बात करे। हुँ, ऐसी हुँ। चीज़ें आती हैं जब हम एकदम से, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मुझे ऐसा लगता था कि हो सकता है 6 में से 1 में भी ना हो, और मेरा इसके अलावा कोई प्लान भी नहीं था। क्योंकि मेरा हुँ। ये था कि भई प्लान बी के तौर पर दूसरी यूनिवर्सिटी, दूसरा कॉलेज हो सकता है, लेकिन बीएड के अलावा कोई प्लान भी नहीं। तो मैं यही कहूँगा कि आप किसी एक फ्रेंड को, और जो भी हैं, आप भी कोशिश करो अपने फ्रेंड्स की एक क्लोज़ इंसान बनने की, उन्हें ज़रूरत हो तो, ये बहुत ज़रूरी है। ओके समीर। थोड़ा-सा ना अब आप इस बात पे समझाओ कि जो आगामी स्टूडेंट्स हैं, जो अब बीएड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो अब टारगेट में रख रहे हैं जेएमआई बीएड को, जेएमआई जनरल बीएड को, या फिर अगर हम थोड़ा-सा स्पेशल बीएड एजुकेशन के रिगार्डिंग चर्चा करें, उसको भी अगर वो रख रहे हैं, तो वो किस तरीके से प्रेप शुरू करें अपना? कोई अगर स्टूडेंट है जो एकदम ब्लैंक है, इस साल उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो अपनी तैयारी की शुरुआत कैसे करे और क्या एक ऐसी स्ट्रैटेजी या टिप होनी चाहिए जो उसकी पूरी तैयारी में उससे हेल्पफुल होगा? सो मैम, इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो स्ट्रैटेजी मुझे वर्क करी सबसे ज़्यादा, वो ये कि अगर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, सिलेबस देखो सबसे पहले, उसके बाद 3-4 पीवाईक्यू आप ऐसा करो कि बिना पढ़े लगा दो, और उसमें या तो एवरेज स्कोर देखो या लोएस्ट स्कोर देखो। इससे क्या होगा ना, और इसके साथ-साथ बहुत ज़रूरी है कि कट ऑफ भी देखो पर्टिकुलर उस ईयर की। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है किसी साल हल्का आया हो, किसी साल टफ आया हो। तो उसे देखकर तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो और आपको कितनी प्रिपरेशन की ज़रूरत है। फिर ये भी देखो कि कौन-सी फ़ील्ड या कौन-सा पार्ट है जहाँ पर ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। और यहीं से फिर मैम अभिलाष सर की वो बात कनेक्ट कर सकते हैं हम कि आपको पता लग जाएगा क्लास लेनी है, नहीं लेनी है, मॉक टेस्ट लेना है, नहीं लेना है। तो तुम्हारे ऊपर, तो वो स्टार्टिंग यहीं से होती है। और जो मैंने कहा कि बिना पढ़े लगाने से, इससे मुझे बहुत बार फ़ायदा हुआ है कि एकदम क्लियर कट रो आप किस जगह पर हो, उससे बहुत हेल्प होती है। 3 महीने बाद अगर हम वो पीवाई को दोबारा लगाएँगे, तो ऐसा नहीं है कि हमें सब कुछ आंसर्स याद रहेंगे, बिल्कुल याद नहीं रहते। हम दोबारा लगाएँगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे हम दोबारा गलत करेंगे, लेकिन पता लग जाता है कि इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई। इसके साथ फिर, अब जैसे अगर कोई 25 में करना चाहता है प्रिपरेशन, एंट्रेंस देना चाहता है, तो स्टार्टिंग अभी से कर देंगे। चाहे थोड़ा करें, ज़्यादा करें, क्योंकि अगर हम लास्ट के लिए बैठेंगे, तो बहुत टाइम निकल सकता है। जो प्लानिंग होनी चाहिए, अभी प्लानिंग शुरू करें। अगर 1 महीना हम सिर्फ प्लानिंग में लगा देते हैं, कुछ तैयारी नहीं करते हैं, तो भी उस प्लानिंग का आगे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो मैं इसीलिए ये कहना चाहूँगा कि सभी लोग अपनी, और हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट, ऑप्शंस अपने ओपन रखें। ऐसा भी हो सकता है कि 6 महीने बाद आपके पास ऐसे ही 4-5 जगह आपको क्वालिफ़ाइड हों, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा था कि मुझे नहीं पता था कि मैं एक जगह भी क्लियरली हो पाऊँगा।
तो ये अगर किसी को और अगर मैं मान लेता हाँ, जामिया का मेरा ऐसा था कि मेरा 99% श्योर था कि मैं कर लूँगा। लेकिन फिर मैंने मॉक टेस्ट इसलिए दिया क्योंकि थोड़ा-सा सिक्योरिटी रहे और बाकी जगह भी इसलिए लगाया क्योंकि सिक्योरिटी बहुत बड़ी चीज़ है, नहीं पता उस टाइम पर क्या हो, एग्ज़ाम में क्या हो या उस दिन क्या हो। जी, समीर, थैंक यू सो मच इस चर्चा के लिए, थैंक यू सो मच आपके समय के लिए और थैंक यू सो मच आपने इतनी खूबसूरती के साथ हमारे जितने भी आगामी स्टूडेंट्स हैं, जो नाउ ऑनवर्ड्स प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्हें आपने समझाया है कि कैसे आप प्रिपरेशन अपनी शुरू करो और किस तरीके से आपको डेफ़िनेटली एक डेस्टिनेशन नहीं, शायद समीर की तरह आपको 5-5, 6-6 डेस्टिनेशन आपको एक गुड नोट पे आप रीच करो। So thank you so much, Sameer. This will be all for this यस session. मैम। थैंक यू सो मच आपको भी मैम और डेली बाइट्स को क्योंकि डेली बाइट्स जो है काफ़ी इंस्पायर करता है और इन्फॉर्मेशन के मामले में एकदम एक्यूरेट है। इवन मैं कहूँ कि जो मैं 6 जगह मैंने एंट्रेंसेस ट्राई करे कि 6 टारगेट बनाए उसमें भी डेली बाइट्स का बहुत योगदान है। तो मेरी इस जर्नी में भी काफ़ी योगदान रहा है उसके लिए थैंक यू।